द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक समरी इन हिंदी में आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप स्टेज के डर से आज़ाद हो सकते हैं और किन तरीकों का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करने के तरीके सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो यह किताब सिर्फ आपके लिए ही है। लेखक डेल कार्नेगी अमेरिका के एक लेखक और लेक्चरर थे। वे लोगों को सिखाते थे कि किस तरह से वो खुद में सुधार कर सकते हैं, किस तरह से वो कुछ भी बेच सकते हैं और कैसे वो बोलने की कला में माहिर बन सकते हैं। आज 100 साल के बाद भी लोग उनकी किताबों को बहुत पसंद करते हैं। जोसेफ बर्ग एसिनवेन अमेरिका के एडिटर, लेक्चरर और लेखक थे। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन लिटरेचर की लाइब्रेरी में अपना योगदान दिया था, जिसके लिए वे जाने जाते हैं। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आज के वक्त में दुनिया को लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे समाज को पहले से बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। हमें वो लोग चाहिए जो एक बेहतर बिजनेस खड़ा करके अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सके जिससे लोगों को फायदा हो। लेकिन यह सब कर पाने के लिए उन्हें एक कला में माहिर बनना होगा, पब्लिक स्पीकिंग। दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें यह ताकत होती है कि वो बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग स्टेज के नाम से ही कांपने लगते हैं। कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन यह वह डर है जिसे लड़े जाने पर बड़े से बड़े आदमी एक बार जरूर घबराता है। यह किताब आपके इस डर का समाधान है। यह आपको बताती है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं या किस तरह से आप गले और फेफड़े की कसरत करके अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा करना क्यों जरूरी है, तो ये बुक समरी आपके लिए ही है। एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको खुद के बारे में ना सोचकर अपने दिए गए टॉपिक के बारे में सोचना होगा। हम सभी लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना होता है तो वह उसे चलाकर सीखता है और लगभग हर कोई एक ना एक बार जरूर गिरता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरुआत में आपसे गलतियां जरूर होगी, लेकिन वो सभी के साथ होती है। उन्हीं गलतियों से आप बेहतर तरीके से बोलना सीख सकते हैं। दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर भी जब पहली बार स्टेज पे गए थे तो उन्हें भी घबराहट हुई थी। लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब यह नहीं होता है कि आपको डर ही ना लगे। इसका मतलब होता है कि आपको उस डर पे काबू करना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने डर से आज़ाद हो सकते हैं। इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में सोचना छोड़कर दिए गए टॉपिक के बारे में सोचिए। बहुत से लोग स्टेज पे जाते ही सोचने लगते हैं कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर कहीं वो देखने में कुछ खराब तो नहीं लग रहे हैं। आप यह सब ना सोचकर अपने मैसेज पे ध्यान दीजिए जो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। इसके बाद अपनी बात को पहले से ही तैयार करके जाइए। बहुत से लोग बिना तैयारी किए स्टेज पे चले जाते हैं और वहां जाकर यह भूल जाते हैं कि उन्हें बोलना क्या था। इस तरह से वे और घबराने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्पीच को याद और प्रैक्टिस करके जाइए। इसके बाद अंत में जब आप बोलने के लिए जाइए तो यह उम्मीद कीजिए कि आप असल में बोलने में कामयाब होंगे। अपने डर को बगल में रखकर एक खुले दिमाग के साथ बोलिए। शुरुआत में सभी खराब करते हैं, लेकिन कुछ वक्त तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद सारे ही लोग अच्छे बोलने लगते हैं। एक टोन में ना बोलकर अपनी बात के जरूरी शब्दों पर जोर दीजिए। गाने सुनते वक्त आपने यह देखा होगा कि उसमें अलग अलग धुन का इस्तेमाल होता है। जरा सोचिए, आपका मनपसंद गाना सुनने में कैसा लगता अगर उसमें सिर्फ एक तरह का धुन बजता और गाने वाला सिर्फ एक टोन में गाया जाता। कोई भी चीज़ अगर पूरी तरह से एक खूबी को दिखाए तो वह खूबसूरत नहीं लगती। सोचिए, अगर दुनिया सिर्फ एक ही रंग में रंगी होती तो कैसी होती। आपके आसपास हर जगह सफ़ेद ही सफ़ेद होता तो यह दुनिया कैसा लगता। यहाँ पर कहने का मतलब है कि बोलते वक्त कभी इस तरह से मत बोलिए कि सुनने वाले को लगे कि आप रट कर बोल रहे हैं। अपने टोन को ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहिए और अपने वाक्य के जरूरी हिस्से पे जोर देकर बोलिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कहना है कामयाब आपकी किस्मत का नहीं बल्कि आपके कर्मों का नतीजा है, तो यहाँ पर आप वाक्य के जरूरी शब्दों को पहचानिए, जैसे कामयाबी, किस्मत, कर्म और नतीजे। अब इन जरूरी शब्दों को थोड़ा सा जोर देकर बोलिए
ताकि ये शब्द सुनने में बाकी सारे शब्दों से अलग लगे। लेकिन जोर देकर बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे चिल्ला कर कहें। इसका मतलब है उसे कुछ अलग तरह से कहना ताकि सुनने वाले को समझ जाए। वे शब्द वाक्य जरूरी शब्द हैं। अगर आप जोर से बोल रहे थे तो उन जरूरी शब्दों को आराम से कहिए। अगर आप आराम से बोल रहे थे उन शब्दों को जोर से कहिए, या फिर उसे अपने स्टाइल में कुछ अलग तरह से कहने की कोशिश कीजिए ताकि वो बाकी के शब्दों से अलग लगे। अपनी बात के जरूरी हिस्से को अलग तरह से बोलने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है अपने स्पीच को बदलना, दूसरा है अपने बोलने की रफ्तार को बदलना और तीसरा है कुछ देर तक रुक कर बोलना। जब हम कुछ मज़ेदार बात बता रहे होते हैं तो हम तेज बोलते हैं, और कुछ खूबसूरत लम्हों की याद कर रहे होते हैं तो आराम से बोलते हैं। इससे हमारे टोन अलग हो जाते हैं। इसके बाद आप अपनी ज़रूरी बात को बोलने से ठीक पहले या ठीक बाद कुछ देर के लिए रुक जाइए। इसके बाद अगर आप अपनी ज़रूरी बातों को बोलने से ठीक पहले या ठीक बाद कुछ देर के लिए रुक जाएंगे तो वह बात बाकी की बातों से अलग लगेगी, या फिर आप अपने वाक्य की शुरुआत तेज रफ्तार से बोलते हुए करेंगे और उसके अंत में उसे धीमी बोलेंगे तो वह भी सुनने में अलग लगेगा। इस तरह से आप अपनी स्पीच को आकर्षक बना सकते हैं। अपनी बात के जरिए अपने लोगों में भावना पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होता है। इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर होता है। यही वह चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में रंग डालती है और इसे खूबसूरत बनाती है। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वालों के अंदर एक भावना पैदा कर सके तो वो आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। लोग इसलिए कॉमेडी शो ज़्यादा देखने जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री कम देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी में एक भावना को पैदा करती है खुशी। सिर्फ यही नहीं, सेल्स में भी जब हम ग्राहक की भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से बेच सकते हैं। लोग नया आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि अच्छा है। आईफोन ऐसा कोई फीचर नहीं देता जो सैमसंग या ओप्पो या वीवो नहीं देता। लेकिन अगर आपके सामने आईफोन या दूसरे स्मार्टफोन रख दिए जाए तो संभावना ज़्यादा है कि आप आईफोन को चुनोगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि उसे इस्तेमाल करने से उसका दर्जा उठ जाता है। भावनाएं हमारी ज़िंदगी को चलाती है, इसलिए अगर आप किसी तरह से भावनाओं पर काबू पा लें तो आप लोगों के दिलों पर काबू पा सकते हैं। किस तरह से आप लोगों में भावना पैदा कर सकते हैं? आसान शब्दों में प्रैक्टिस करके आप जिस भी टॉपिक पर बोल रहे हैं आपको उसके अंदर पूरी तरह से घुसना होगा। उसे अपनी आत्मा में बसा लीजिए और उसमें पूरी तरह से उतर जाइए। जब एक्टर्स अपने रोल की तैयारी करते हैं तो उसमें भावना पैदा करने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर में उतर जाते हैं। शूटिंग से कुछ घंटा पहले से ही वे खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और सिर्फ एक ही सीन के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस तरह वे देखने वालों के अंदर भावनाएं पैदा कर पाते हैं और उसका दिल जीत पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको भी अपने टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करना होगा। बोलने के साथ ही आपको अपने गेस्चर पर भी ध्यान देना होगा। गेस्चर का मतलब होता है बोलते वक्त अपने हाथ और शरीर को अपने स्पीच के हिसाब से हिलाना, या वो इशारा होते हैं जिसे देखकर लोग आपकी बातों को अच्छे से समझ पाते हैं। इसमें माहिर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो इन्हें ज़बरदस्ती बाहर लाने की कोशिश मत कीजिए। गेस्चर आपके अंदर से अपने आप ही निकलने चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि वह नकली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसका प्रैक्टिस ही नहीं करें। गेस्चर को बेहतर बनाने के लिए आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि आप हर एक गेस्चर को एक ही तरीके से प्रैक्टिस करें और हर बार उसे एक ही तरह से इस्तेमाल करें। कभी कभी यह संभव नहीं होता। यह आपके अंदर से समय समय पे अपने आप निकलने चाहिए। आप अगर एक होनहार स्पीकर को एक ही स्पीच को 2 बार देते सुनिए तो आप देखेंगे कि उसमें गेस्चर का बदलाव होता है। इसके बाद आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके अंदर से जो गेस्चर निकल रहे हैं वो आपकी स्पीच और आपके टॉपिक के साथ मैच खा रहे हैं या नहीं। बहुत बार हम ऐसे गेस्चर कर देते हैं जो बहुत ख़राब लगते हैं। इसके लिए आप शीशे में देखकर उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यह देखिए कि कौन से गेस्चर अच्छे लग रहे हैं, किसे सुधारा जा सकता है और किसे आपको निकालने की ज़रूरत है। समय के साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि गेस्चर आपके अंदर से प्राकृतिक रूप में निकलनी चाहिए। नकली गेस्चर का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा है जैसे अपने बगीचे के सूखे हुए पौधे को हरे रंग से रंग देना।
आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वह उतना ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गेस्चर करने से लोगों का ध्यान भटकने लगता है। याद रखिए कि आप अपने हाथों को या अपने शरीर को हद से ज़्यादा मत हिलाइए। साथ ही अपने चेहरे के हाव भाव पर भी ध्यान दीजिए। हर कला की तरह पब्लिक स्पीकिंग की कला को भी प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। स्टेज पे जाने से पहले अपने टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कीजिए और साथ ही अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखें ताकि आप लंबे समय तक अच्छे से अच्छे बोल सकें। अपनी बात के जरिए लोगों में भावनाएं पैदा करने की कोशिश कीजिए। हर रोज़ अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इसमें बेहतर बन सकते हैं। क्या करें? अपने शब्दों के ज्ञान को बढ़ाएं। अगर आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे शब्द होंगे तो आपकी स्पीच पहले से बेहतर होगी। इससे आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। इसलिए अब से अगर आप कोई भी किताब पढ़ें तो उसमें आने वाले शब्दों को नोट कर लीजिए जो आपके लिए नए हैं और उन्हें अपनी स्पीच में इस्तेमाल कीजिए। इस ऑडियो बुक समरी को बार बार सुनते रहें ताकि आपको याद रहे कि इस पुस्तक समरी में क्या था। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।